गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी जेनेसिस स्कूल क्लास 8th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन भी कहा जाता है। विराम चिन्ह क्यों पढ़ा जाता है और ये किस काम आता है, इसकी आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। देखते हैं विराम चिन्ह शब्द का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ जैसे अपन सबको पता है कि विराम का अर्थ होता है रुकना, मतलब हमारे कहे हुए चलते हुए किसी भी चीज़ का ठहराव करना, ठहरना, इंग्लिश में जिसे स्टॉप कहते हैं। और चिन्ह, चिन्ह हम बोलते हैं चिन्ह, लेकिन ये कहा जाता है वास्तविक इसका प्रोनाउंसिएशन जो बोलने का तरीका होता है वो चिन्ह होता है। ची ह और न, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ची ह और नीचे न लगा हुआ है। चिन्ह मतलब निशान, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंबल। किसी भी चीज़ में रुकना, ठहरने का निशान या विराम करने का निशान या सिंबल, या स्टॉप करने का मार्क या सिंबल। तो एक शब्द का हमने अर्थ समझा। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि विराम चिन्ह कहते किसे हैं। एक छोटी सी परिभाषा के रूप में हम इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, किस तरीके से काम में लिए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि लिखते समय और बोलते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि लिखते समय काव्य हिंदी एक बहुत ही सुंदर और अच्छी भाषा है जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार उसको लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे के लिए हमको चिन्ह लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हम लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। रुकने के लिए, वाक्य के अंदर आप शब्द देख रहे हैं कि रुकने के लिए जो चिन्ह, जो चीज़ चिन्ह लगाए जाते हैं, और अगर वाक्य में अगर अपन ऐसे मात्राएं लगाएंगे तो वो अलग मात्रा कहलाती है, लेकिन अगर रुकने के लिए जो इस चीज़ का यूज़ करे जाते हैं वो विराम चिन्ह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में एक वाक्य लेते हैं। फर्स्ट वाक्य आप लोग सब देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसे रोको, कॉमा लगा हुआ है, मत जाने दो। और इसके विपरीत दूसरा वाक्य और लिखा हुआ है नीचे ही, उसे रोको मत, फिर कॉमा, जाने दो। तो एक चिन्ह से, सिर्फ एक मात्र छोटे से कॉमा से दोनों वाक्य का अलग अलग अंतर समझ में आ रहा है कि अर्थ ही बदल जाता है। एक अर्थ कुछ और कह रहा है और दूसरा अर्थ वाक्य का कुछ और दर्शा रहा है। प्रथम वाक्य में कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है कि अरे उसे रोको मत, जाने दो, मतलब उसे किसी भी तरीके से परेशान मत करो, उसे जाने दो। लेकिन सेम वही शब्द, वही वाक्य है, सिर्फ एक कॉमा के हिसाब से वाक्य का अर्थ ही परिवर्तित कर देता है। उसे रोको मत, जाने दो, मतलब, और पहले वाक्य में व्यक्ति कह रहा है कि उसे रोको मत, जाने दो, और दूसरे में उसे रोको मत, जाने दो, जाने की आज्ञा दे रहा है। तो दोनों वाक्य को सिर्फ एक कॉमा के आधार पर अर्थ परिवर्तन करना ही विराम चिन्ह कहलाता है। जैसे आप लोग वाक्य के अंदर देख रहे हैं कि एक छोटे से कॉमा से पूरे वाक्य का अर्थ का परिवर्तन हो चुका है। आगे चलते हैं हम। विराम चिन्हों के कुछ भेद हैं, कुछ नाम हैं, उनको हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आएगा पूर्ण विराम। जैसे एक डंडे के हिसाब से आई के रूप में आप लोग देख रहे हैं पीले बॉक्स के अंदर, पूर्ण विराम, इसको कहा जाता है पूर्ण विराम। राम एक अच्छा लड़का है, पूर्ण विराम लगाया, वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है। पूर्ण विराम का यूज़ कब होता है, जब वाक्य पूरा समाप्त हो चुका होता है। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम हमेशा एक आई के डंडे के हिसाब से दिखाई देता है। हमारा वाक्य जब समाप्त हो जाता है तब हम उसे पूर्ण विराम में बदलते हैं। मतलब अगर पूर्ण विराम लगा हुआ होता है तो इसके बाद वाक्य नहीं लिखा जाता है, नहीं कहा जाता है। अगर हमें दूसरे वाक्य को कहना है तो हमें नया वाक्य शुरुआत करनी पड़ेगी। आगे दूसरा चलते हैं हम, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोग सब देखते हैं प्रश्नवाचक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जैसा होता है, जो क्वेश्चन मार्क
तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम कब यूज़ करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह हम यूज़ करते हैं प्रश्न को पूछते वक्त, बोलते वक्त, जानते वक्त या किसी को पूछने के लिए। क्या तुम सच बोल रहे हो? प्रश्नवाचक। तुम घर कैसे पहुँचे? प्रश्नवाचक। मतलब जिस वाक्य के अंदर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो या भाव प्रश्न का हो, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर वाक्य को पूर्ण किया जाता है। अगर यहाँ पर सिर्फ क्या हटा दिया जाए और तुम सच बोल रहे हो और कॉमा लगा दें, पूर्ण विराम लगा दें, तो वाक्य कुछ और होगा। लेकिन क्या लगा के और पीछे प्रश्नवाचक लगा दिया तो वाक्य कैसा बन गया? प्रश्नवाचक चिन्ह का, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा होगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह होंगे अल्प विराम। हमने एक पढ़ा पूर्ण विराम और सेकंड पढ़ा अल्प विराम। अल्प विराम का उदाहरण अपन ने देखा भी, फर्स्ट रुको मत, उसे जाने दो। ऐसे ही कई वाक्यों के साथ में, अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के साथ में कुछ हमें बोलना जा रहा है या काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने वाक्य में प्रयोग ले रहे हैं, तो उनके लिए अल्प विराम की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के रूप में आप देखें, गाय के दूध से दही, कौमा, घी, कौमा, मक्खन, कौमा, पनीर, कौमा, मिठाई, इसके बाद कौमा हमने नहीं लगाया है, इत्यादि। मिठाई के बाद इत्यादि मतलब आगे भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दही के तुरंत बाद घी आ रहा है, मक्खन आ रहा है, पनीर आ रहा है, तो इसके साथ हम अल्प विराम इसलिए लगाएंगे, छोटा विराम। अगर हम पूर्ण विराम लगाएंगे तो दही के बाद ही हमारा वाक्य खत्म हो जाएगा, तो हम घी मक्खन कैसे लिखेंगे? इसीलिए दही के साथ अल्प विराम, घी के बाद अल्प विराम, मक्खन के बाद अल्प विराम और पनीर के बाद अल्प विराम के बाद मिठाई इत्यादि बनाई जाती है। तो ये वाक्य हमारा पूर्ण होता है। अल्प विराम जब हमारा यूज़ होता है जब हम 3 से 4 या अधिक चीज़ों की बात करते हैं, या अल्प विराम छोटे छोटे विराम के साथ हम आगे बहुत सारी चीज़ों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अर्ध विराम। अर्ध विराम कैसा होता है? एक पॉइंट और नीचे अर्ध विराम, छोटा सा विराम। तो कोशिश करेंगे कि मैंने पढ़ने की कोशिश की, अल्प विराम पर वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं कि मैंने पढ़ने की कोशिश करी पर मैं नहीं पढ़ा। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पर मैं नहीं पढ़ा। प्रश्न अर्ध विराम हो गया कि हमारा अर्ध विराम का अर्थ होता है कि दो वाक्य हैं, एक में थोड़ा विराम देके फिर हमने आगे का शुरुआत करी है। मैंने पढ़ने की कोशिश की पर मैं नहीं पढ़ा, है ना। कई बार ऐसे एग्ज़ाम टाइम में अपन लोग सोचते हैं कि भाई आज तो मैं 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, आज तो मैं 4 बजे, मम्मी मुझे 4 बजे उठा देना। अलार्म बज के बंद हो गया। मैंने पढ़ने की तो बहुत कोशिश करी पर मैं नहीं उठ सका। तो इस तरीके से इन छोटे छोटे वाक्यों के अंदर हमारे को अर्ध विराम की आवश्यकता पड़ती है। विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक कोई भी आश्चर्य चीज, कोई भौचक्का होने वाली बात, कुछ आश्चर्य, कुछ डरावना, जो भाव को व्यक्त करते हों, जो हमारे एकदम आश्चर्य को विस्मय प्रकट करते हों, उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पूर्ण विराम का एक डंडा और नीचे एक बिंदी। चिन्हों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। हिंदी में आपकी बहुत सारी आगे बढ़कर अभी इस अभ्यास लेसन के बाद आपका विराम चिन्ह का ही क्वेश्चन आंसर है। तो इसके उदाहरण देखेंगे हम। हाय अब मैं क्या करूं? क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ पीछे, लेकिन हाय विस्मय सूचक मतलब जिससे मैं परेशान हो गया, मेरे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। हाय चिन्ह लगा, आगे सेंटेंस आएगा अब मैं क्या करूं। वाह तुमने क्या कमाल कर दिया। हम बोलते हैं अरे वाह तूने तो बड़ा मज़ा आया, अरे वाह, ओहो मेरी तो आज तबीयत बहुत ख़राब है। तो इस तरीके के जो विस्मय सूचक शब्द होते हैं, उनका जो हम डेली यूज़ में बोलने में लिखने में प्रयोग करते हैं, उनके लिए विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मैं उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह आप लोग सीनियर क्लासेस में आएंगे, जब 9th में 10th में 11th 12th के अंदर, तब आप लोगों के पद दोहे हिंदी के अंदर साहित्य की भाषा में उदाहरण चिन्ह सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और उसी में यूज़ कहा जाता है। जैसे किसी भी दोहे में, चौपाई में हम लोग घर में अधिकतर पढ़ते हैं कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, दुर्गा चालीसा पढ़ी, कोई भी भक्ति रामायण जिसमें दोहों का स्पष्ट रूप कहा गया हो।
उसमें उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे तुलसी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। संस्कृत का अर्थ है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल के अंदर ये रीत सदैव चली आती है कि इंसान के प्राण चले जाएंगे, लेकिन वचन अगर आपने अपने ज़बान से कुछ निकाल दिया है तो वचन की कभी नहीं जाएगा, वो वचन पे आप अड़े रहोगे, चाहे उसके लिए आपको अपने प्राण भी क्यों ना देने पड़े। तो जो दोहों को स्पष्ट करता है, इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में बोला जाता है, इन्वर्टेड कॉमा, तो आपको ये दोहों को स्पष्ट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का यूज़ किया जाता है। तुलसीकृत जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए भी हम उद्धरण चिन्ह का यूज़ करते हैं। रामचरितमानस एक अनुपम कृति है ना। आगे हम बढ़ते हैं योजन चिन्ह, ये योजक भी बोल सकते हैं, इसको योजन भी कहते हैं और योजक। योजक या योजन मतलब जोड़ने वाला, साथ साथ रखने वाला। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे रोज के रूटीन में जिन्हें हम लोगों को शब्दों को लिखते वक्त एक योजक मतलब उसके साथ दूसरा है, माता पिता, साथ साथ, रोज रोज, दूध रोटी, है ना। और अगर कई बार ऐसा होता है कि पुल्लिंग या हम लोग जैसे पुल्लिंग के शब्द बनाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जब उन शब्दों के अंदर जैसे बहन बहनें, लता लताएं, कन्या कन्याएं, तो इस तरीके से जो भी हम शब्द बनाते हैं उसमें हमको योजक चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। तो दो शब्द जब एक समान होते हैं तो उनको एक साथ लिखने के लिए, एक साथ जोड़े रखने के लिए हमको योजक चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनके लिए हमको योजक चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम चलते हैं और हमारे पास निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह के अंदर हमारे को क्या बताया जाता है कि निर्देशक चिन्ह किस तरीके के होते हैं। प्रधानाध्यापक ने कहा, कल विद्यालय में अवकाश है। निर्देश देने वाला, जैसे शब्द से हमको पता पड़ रहा है कि एक छोटी सी योजक की असामान्य होता है, लेकिन इसके आगे वाक्य पूरा होता है। हमने योजक पढ़े कि शब्द होते हैं योजक के साथ साथ, तो लेकिन योजक निर्देशक चिन्ह के अंदर योजक के समान होता है, लेकिन इसके साथ वाक्य होते हैं। प्रधानाध्यापक ने कहा, कल विद्यालय में अवकाश है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। ये निर्देशित करता है कि ये वाक्य किसने कहा है। आगे हम कोष्टक पढ़ेंगे। कोष्टक इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमें किस शब्द के लिए कैसा कोष्टक लगाना है या कुछ ऐसा है जिसको अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो आपकी सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ हुआ शक्ति, तो किसी का अर्थ बताने के लिए हमें कोष्टक चिन्ह का यूज़ करते हैं। शक्ति को मैं जानता हूँ। मेघनाद, कुछ आगे बढ़, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। मतलब मेघनाद क्या कह रहा है, कुछ आगे बढ़कर कह रहा है कि लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। कोष्टक चिन्हों का कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ विशेष चीज़ों में यूज़ करने के लिए हमें कोष्टक लगाना पड़ता है। आगे हम पढ़ते हैं लाघव चिन्ह। लाघव आपकी सीनियर क्लासेस के अंदर ही आएंगे, बट आपको समझना भी चाहिए साथ में ही। जैसे कई बार अपन लोग लिखे हुए देखते हैं कई नेम प्लेट पर डॉक्टर, डॉक्टर के आगे एक छोटी सी बिंदी लगी हुई होती है, तो ये होता है लाघव। पंडित के साथ हमेशा लिखा हुआ होता है, किसी की नेम प्लेट पे देखते हैं पंडित जगदीश शर्मा, तो पंडित के आगे इंजीनियर पूरा नहीं लिखते, इंजी लिख दिया। उत्तर प्रदेश एक कॉमा, तो ये लाघव, ये उसके आगे की उपाधि को बताता है। लाघव का अर्थ होता है उपाधि दर्शाना। डॉक्टर के लिए, पंडित के लिए, इंजीनियर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। अगर हम डॉक्टर सिर्फ डॉ लिख के और एक बिंदी लगा देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये डॉक्टर है। आगे अगर प लिख के और ऊपर बिंदी लगा दी और साइड में एक और बिंदी लगा दी, लाघव चिन्ह लगा दिया, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये पंडित है। और इंजीनियर के लिए इसी तरीके से होगा, शॉर्ट फॉर्म उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे इस तरीके से हम लाघव चिन्ह का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का अर्थ होता है दो बिंदी और एक योजक, जैसे सीधी लाइन छोटी, उसको हमको एक वर्णन देना है उसके आगे। आम के निम्न फायदे हैं, अब निम्न कौन कौन से हैं उसके आगे हमको उसके डिटेल में विवरण करना है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं, अलग अलग विवरण करना है, लाघव चिन्ह लगा दिया। वचन के 2 भेद हैं, आगे लाघव विवरण चिन्ह लगा दिया है हमने, और अब उसका अपन विवरण करेंगे। तो विवरण चिन्ह इस तरीके का होता है। अब एक बार और विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। लिखते समय
आश्चर्य, प्रश्न, विस्मय, आदर्श, निर्देश आदि को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इसको इजी ना लें, ये ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, व्याकरण में बहुत उपयोगी हैं। आप एक बार पुनः देख लें, हम सारी चीज़ें दिखाते हुए चलते हैं आपको। पुनः यहाँ से देखते हुए चलते हैं अपन। पूर्ण विराम एक डंडी, प्रश्नवाचक कॉमा, प्रश्नवाचक पूरा क्वेश्चन मार्क, अल्प विराम छोटा कॉमा, अर्ध विराम एक बिंदी और फिर उसके नीचे छोटा कॉमा, विस्मय सूचक एक डंडी उसके नीचे बिंदी और जिससे विस्मय हो रहा हो, उद्धरण इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ और योजक चिन्ह दो चीज़ों को जोड़ने वाला, निर्देशक एक पूरी लाइन और उसके आगे निर्देश दिया जा रहा है, जैसे वाक्य के अंदर अगर किसी चीज़ को बोला जा रहा है या उसको निर्देश दिया जा रहा है। कोष्टक कोष्टक सारे हम लोगों को जैसे किसी भी वर्ड बनने के लिए हमको कुछ कहा जा रहा है वो, लाघव चिन्ह पॉइंट एक गोला बना दिया जाएगा, विवरण दो बिंदियाँ और एक योजक चिन्ह। इसी के साथ हमारे विराम चिन्ह आज यहाँ समाप्त होते हैं। अगली कक्षा में हम अपने अगले लेसन पढ़ेंगे। इन सब विराम चिन्हों को आप कॉपी में नोट करें, चिन्ह को बनाएं अच्छी तरीके से, सुंदर सुंदर राइटिंग में हो सकता है कुछ क्रिएटिव जैसा अगर बना सकते हो तो आप लोग बनाएं ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली कक्षा में मिलते हैं। थैंक यू।